नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MS-9 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के कहानी के भाषिक संरचना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। तो प्रश्न पहला है, भाषा और साहित्य के रिश्ते पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, भाषा और साहित्य अपने मूल रूप में एक दूसरे से अभिन्न है। भाषा और साहित्य अपने मूल रूप से एक दूसरे से अभिन्न है क्योंकि साहित्य भाषा के द्वारा ही रचा जाता है और इसीलिए भाषा में ही वर्तमान रहता है। क्योंकि ऐसी भाषा तो हो सकती है जो साहित्य की श्रेणी में नहीं आती हो, लेकिन ऐसा साहित्य नहीं हो सकता जो भाषा ना हो। इसी विचार विमर्श से संबंध जो साहित्य हम पढ़ते या समझते हैं उसका संबंध भारतीय भाषाओं है, किंतु इससे संबंधित आलेखों में सभी उदाहरण हिंदी भाषा के होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अवधारणाओं का विषय साहित्य पर भाषा का अंतर संबंध होता है और वास्तव में सभी भाषाओं को मूल रूप में साहित्यिक बनाने वाली विशेषताओं को व्यक्त करती हैं। इसके अलावा दूसरा तथ्य यह है कि अधिकांश अध्येता हिंदी भाषी हैं और वे अन्य सभी भारतीय भाषा को हिंदी अनुवाद के माध्यम से ही पढ़ते तथा समझते हैं। अवधारणाओं को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि इसके लिए अनुदित साहित्य के स्थान पर मौलिक साहित्य की भाषा ही अपेक्षाकृत उपयुक्त होती है, क्योंकि उसमें रचनात्मक प्रतिभा के सृजन कौशल को मौलिक रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए उदाहरण हेतु वही कहानियाँ चुनी होती हैं जो परिचय और प्रसिद्ध होती है। परिचित और प्रसिद्ध होती है। वस्तुतः भाषा के प्रयोग की एक विशेष विधि को साहित्य कहते हैं, और यदि भाषा के प्रयोग की कोई अन्य दूसरी विधि होती है जो इसे विशेष विधि से भिन्न है तो अध्ययन की सुविधा के लिए उसे सामान्य भाषा कहा जाता है। आप समझ रहे हो? भाषा के प्रयोग की एक विशेष विधि को साहित्य कहते हैं, भाषा के प्रयोग के, और यह भाषा के प्रयोग की कोई अन्य दूसरी विधि भी होती है जो इसे विशेष विधि से भिन्न है, तो अध्ययन की सुविधा के लिए उसमें सामान्य भाषा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निश्चित और रूढ़ अर्थ की भाषा तथा सरल अर्थ की भाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए। निश्चित और रूढ़ अर्थ की भाषा क्या होती है? मानव जीवन में रूढ़ अर्थ व्यवहारिक प्रयोजन के लिए रूढ़ अर्थ आवश्यक है और दैनिक जीवन के सामान्य प्रयोग की भाषा का निर्माण निश्चित स्थिर और रूढ़ अर्थों से होती है। शास्त्र और विज्ञान की भाषा अर्थ की प्रथम कोटि की भाषा की श्रेणी में आती है तथा इस कोटि के लिए अर्थ का पूरी तरह से रूढ़ अर्थात निश्चित और निर्धारित होना आवश्यक है। इसीलिए हमें पारिभाषिक शब्दावली भी कहते हैं। प्रयोगशाला में किसी प्रयोग के दौरान काल की अवधि, चिकित्सा में दवाई की मात्रा आदि ऐसे अनेक संभावित प्रयोग में वस्तुओं की मात्रा और भार अर्थ है जो रूप में ही हो सकती है तथा उनमें बदलाव करने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इससे अर्थ पुनः परिवर्तित हो सकता है और परिवर्तन से प्राप्त निष्कर्षों से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। व्यवहारिक प्रयोजन में भाषा का सबसे पहला काम सूचना और संकेत है। जैसे चौराहे पर लाल बत्ती हो गई
कहने का संकेत रुक जाने की सूचना, अथवा आसमान पूरी तरह से घिर गया है कहने का अर्थ बरसता होगी या तूफान आएगा का संकेत मिलता है। अतः इन अर्थों को रूढ़ या निश्चित अर्थ कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक निश्चित ज्ञान और सूचना का निश्चित संप्रेषण विद्यमान होता है तथा कारण और परिणाम के इन संबंधों के जानकार प्रत्येक व्यक्ति को इन शब्दों से ही अर्थ प्राप्त होता है। अब हो गया सरल अर्थों की भाषा। हमने देखा अभी निश्चित और रूढ़ अर्थों की भाषा, अब सरल अर्थों की भाषा। यद्यपि जीवन का बहुत बड़ा भाग निश्चित और निर्धारित भाषा द्वारा है, तथापि एक बड़ा भाग उसी रूप में इसकी सीमा से बाहर भी रह जाता है। भौतिक वस्तुओं का अर्थ स्पष्ट करने या उन्हें मापने के लिए निर्धारित मापक होते हैं, किंतु अभौतिक या अमूर्त वस्तुओं अर्थात भावों की अभिव्यक्ति के लिए कोई मापक नहीं है। अतः उसकी अभिव्यक्ति में भाषा के प्रयोग की कुछ सामान्य व्यक्तिगत विशेषताएं काम करती हैं। जैसे महसूस करता है, उसे ठीक वैसा ही बयान करने के लिए वह अपनी भाषा में तरह तरह की युक्तियों तथा प्रयोगों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें सामान्यतः तरल अर्थ की भाषा कहा जाता है। तरल अर्थ की भाषा कहने का मुख्य तात्पर्य केवल यह है कि वह संदर्भ सापेक्ष होने के कारण स्वयं निष्पन्न होने के लिए निर्धारित अर्थ का ही सहारा ले लेता है। प्रायः यह लेखक ऐसे व्यक्ति कभी हो सकता है जिसकी युक्तियाँ में पूरा समाज अपने मन की बात तथा मूल भावों को प्रतिच्छबित देख पाता है। जैसे हिंदी भाषी के समाज में तुलसीदास मुख्यतः ऐसे कवि हैं और इसीलिए उनके द्वारा रचित समर्थ को नहीं दोष गुसाई या फिर पराधीन सपनेहु सुकनाही जैसे दोहे और चौपाइयों के मूल भाव पूरे समाज में कहावतों और मुहावरों के रूप में प्रचलित हो गई है। प्रत्येक भाषा में ऐसे मुहावरों का पूरा कोष होता है जिनका आशय उनके प्रचलित अर्थ से अलग होता है। जैसे दिल बाग बाग का अर्थ नहीं है, यह अर्थ नहीं है कि दिल संध्या की सैर के समय पब्लिक पार्क की जगह सा कहा जा सकता है। वस्तुतः यह तरल अर्थों की भाषा द्वारा वो उसके गहन अर्थ को कम शब्द में व्यंजित करता है। अतः प्राय तरल अर्थों की भाषा को भारतीय काव्य शास्त्र में व्यंजना की भाषा भी कहा जाता है, जिसमें प्राथमिक स्तर शब्द अपने मुख्य अर्थ के साथ और वाक्य के भीतर विद्यमान विभिन्न शब्द अपनी अनेक कारक भूमिकाओं के अनुसार एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। इसमें प्रायः भाषा की प्राथमिक तथा व्याकरणिक संरचना होती है। अतः तरल, अनिश्चित और अनेक मुखी अर्थ वाले व्यंजना की भाषा ही सामान्यतः अपने मूल रूप में साहित्य की भाषिक प्रयोग की एक विधि है। तो हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, कहानी के गद्य और संवेदना पर प्रकाश डालिए। छंद मुक्त या छंदहीन भाषा गद्य की श्रेणी में आती है और गद्य की सूत्रबद्धता ही उसके रूपों को प्राय निबंध का रूप प्रदान करती है, क्योंकि वास्तव में निबंधन सूत्रबद्धता का ही एक पर्याय है। कहानी के गद्य का निबंधन अलग रूप में निर्धारित होता है, जिसके निर्माण का आधार प्राय अनुभव की जीवंत रचना का तर्क होता है। गद्य के रूप में कहानी के प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक के मध्य एक संसार रचा बसा मिलता है, जिसमें आरंभ से अंत के मध्य ऐसा कुछ घटित होता है जो आरंभिक स्थिति, परिस्थिति तथा मनस्थिति को परिवर्तित करके किसी अन्य रूप में निर्मित कर देता है। कहानी पढ़ने का आशय यह है कि पाठक कहानी के संसार में बसे हुए लोगों की जिंदगी में साझा करते हुए उनके रिश्तों, तनावों, उनकी खुशियों और दुखों को, उसकी उपलब्धियों और निराशाओं के साथ उनकी प्रतिबद्धता और उनमें निहित इच्छाओं आदि के साथ स्वयं को जुड़ा अनुभव करता है। कहानी में पाठक या श्रोता को घेरने वाली एक मनःस्थिति होती है, जिसमें हम अक्सर कहानी का मूड कहते हैं और जिसका अनुभव हम कहानी के रूप में करते हैं।
कहानी की संरचना में संवेदना के आधार पर संश्लिष्टता के दो स्तर होते हैं। पहला स्तर कहानी के अंदर विद्यमान प्रथम पृष्ठ से लेकर उसके अंतिम पृष्ठ के बीच रचे बसे संसार के रूप में चित्रित होता है, जो कहानी पात्रों के जीवन में तो बीत रहा है, लेकिन अन्यथा यही स्थिर और विजड़ित होता है, जैसे किसी चित्र में अंकित कोई दृश्य विजड़ित होता है। तथा दूसरा स्तर कथाकार के अपने समय की संवेदना होता है, जो अक्सर कहानी के संसार में कहीं अदृश्य रूप में समाहित होकर भी वो कहीं किसी कहानी स्पष्टतः प्रस्तुतः या निरूपित होता है, तो कहानी व कार्य व्यापार के रूप में आकर ओझल भी हो जाता है। इसके एक कथाकार प्राय भाषिक संरचना के बारीक विश्लेषण द्वारा अनावृत करता है। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 है, कहानी की भाषिक विधियाँ कौन सी है, निरूपण कीजिए। कहानी की भाषिक विधियाँ कौन सी है, निरूपण कीजिए। किसी भी भाषा के व्यक्तिगत अर्जन और अभिव्यक्ति कौशल में कल्पना सृजनात्मकता को पुष्ट करने में अत्यंत सक्रिय तथा निर्णायक भूमिका निभाती है। इसलिए उसकी संभावनाएं और उसका विविध्य असीमित होते हैं। अतः कहानी की भाषिक विधियों का अर्थ है कहानी में भाषा के कल्पनामय प्रयोग की विभिन्न विधियाँ। इसके अंतर्गत प्राय नई विधियों के आविष्कार के साथ साथ ज्ञात और उपलब्ध विधियों के पारस्परिक संयोजन तथा गुम्फन, संपादन और विनियोग के माध्यम में उसका नवीकरण भी शामिल होता है। इसी आधार पर कुछ सिद्ध प्रसिद्ध तथा प्रचलित भाषिक युक्तियों के उदाहरण विवेचन इस प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इतिवृत्त का अर्थ है सरल, प्रभावमयी तथा बोलचाल की भाषा में अपने कथन या सूचना बयान के रूप में प्रस्तुत करना। जैसे बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई की ये पंक्तियाँ, बाबा रामजी दास धनी आदमी है, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही मकान में है। बाबा रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 वर्ष के लगभग। रामजी दास निसंतान है। कृष्णदास के 2 संतान हैं, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या के वय 2 वर्ष के लगभग है। इस प्रकार की वर्णनात्मक भाषा को बोल तथा प्रभावमयी भाषा भी कहते हैं। यह अभिधा के रूप में स्पष्ट तथा सूचनात्मक बयान भी कहा जा सकता है। वस्तुतः कहानी में अभिधा इतिवृत्त का निर्माण करती है, जिससे इति का अर्थ है बस इतना ही, और वृत्त में वृत्तांत के संक्षेपण का भाव निहित है। इतिवृत्ति में सामान्यतः वृत्तांत और उसकी प्रस्तुति के साथ साथ कथ्य और कथन के मध्य का कलात्मक अंतर प्राय बहुत ही कम होता है। कहानी कोई भी हो, उसकी भाषिक संरचना इतिवृत्त के दायरे में होती रहती है, चाहे इतिवृत्तात्मक रूप में या उसके आंशिक स्पर्श से समृद्ध होकर। इतिवृत्त कहानी के बीच बीच में आकर पाठक को सूचनाएं प्रदान करते हैं, जिससे पाठक उन्हें आपस में जोड़कर कहानी के निष्कर्ष तक पहुंचाता है। अनेक बार रचनाकार का कौशल इस अभिधा को व्यंजना के स्तर पर भी पहुंचा देता है। विवरण और विस्तार देखते हैं। कहानी में प्रारंभ में अंत तक बनाए गए संसार को बसाने में छोटे बड़े बहुत से विवरणों का हाथ होता है, तथा लेखक जब बहुत से ब्यौरे चुनकर उसका वर्णन करता जाता है तो यह विस्तार कहलाता है। आइए उसने कहा था कहानी के इस अंश द्वारा इसे समझते हैं। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ीवानों की जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बमकोट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए
इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर रखते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, तब उनके पैरों में उंगलियां को चिथक कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ का अवतार बने नाक के सीधे में चले जाते हैं। तब अमृतसर में अनेक बिरादरी वाले तंग चक्रादार गलियों में रहकर हर एक लड़के वाले के लिए बालों के लिए पहर कर श्रव्य का समुद्र उमाड़ कर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहराना भाई माई, आने दो लाला जी, हटो बाचा कहते हुए सफ़ेद फेटो, कचरों और बतखों, गन्ने, खोमचे और भार वालों के जंगलों से राह खेते हैं। क्या मजाल की जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। कथानक या कथा वस्तु वस्तुतः कहानी का वो न्यूनतम ढांचा होता है जिसमें वो वस्तु रूप में एक प्रकार की विघटित कहानी के रूप में निर्मित होती है। विवरण और विस्तार के तत्व उस वस्तु को एक प्रकार से हाड़ मांस पहनाकर रंग रूप देकर उसे जीवित अनुभव में परिवर्तित करते हुए कहानी के अंदर का एक ऐसा वातावरण रहता है जिसके चुनाव और संयोजन में ही कहानी की मूल कथा बसती है। इन ब्यूरो के द्वारा ही कहानी की कथा वस्तु में क्या हुआ, यानी घटनाक्रम कहाँ हुआ या किसने किया और उनका चरित्र चित्रण आदि सब कुछ क्रम अनुसार रचित होता है तथा ये सभी तत्व कहानी के कथन का अभिन्न अंग होता है। तीसरा जो विषय विहंगम और केंद्रिक। विहंगम का अभिप्राय है ब्यूरो का तेजी से गुजरता हुआ दृश्य पटल, जहाँ रचनाकार की लेखनी कहानी के संपूर्ण दृश्य पटल पर ब्यूरो का सिलसिला बार अध्यारोपित करती चली जाती है। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में स्वीप कहा जाता है। केंद्रिक नामक दूसरी विधि अंग्रेजी के एक शब्द फोकस संयोजन का हिंदी अनुवाद है तथा अपने मूल रूप से ये दोनों शब्द मूवी कैमरा की भाषा से लिए गए शब्द हैं। जहाँ एक और विहंगम संयोजन के रूप में कैमरा पूरे दृश्य पर घूमता है तो वहीं दूसरी ओर केंद्रिक संयोजना के अंतर्गत वो अपने अवधान के लिए स्थिर केंद्र का चयन कर लेता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का यह अंश देखिए। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वो 4-5 साल का डिब खूबसूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए और माँ ने जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो सुनने वाला कौन था। दिल पर जो कुछ बीती थी सहती थी और जब ना सह गया तो संसार में विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अपनी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। कहानी का यह अंश कथा वस्तु को प्रारंभ से लेकर विस्तार देते हुए पूरे कथानक को समेटता हुआ हामिद और उसकी दादी अपनी अमीना पर आ टिका है। केंद्रिक संयोजन की यह विधि नाटकीय दृश्य विधान के समकक्ष प्रतीत होता है, जिसमें प्राय लेखक कथा या उसके किसी अंश या दूसरे को प्राप्त पात्रों के माध्य उपस्थित क्षणों की तहत अंकित करते हैं और फिर यह स्वागत या संवाद विवाद या विस्तृतः के रूप में घटित होता हुआ संपूर्ण कार्य व्यापार को अंत में पाठक को भी उस दृश्य में पुनः शामिल कर लेता है। चौथा है रूप के संक्षेपण। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को वातावरण या दृश्य बंधन से
उठाकर उसे मन स्थिति के रूप में भावात्मक समतोल के समान बिंब में परिवर्तित कर देना की कुशलता या प्रक्रिया मोहन राकेश कृत मलबे का मालिक कहानी का यह उदाहरण है। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह से भुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कहीं रेशे झड़कर आस पास बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपियां और बालों पर आ रहे हैं। उन रेशों के साथ एक केंचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैरों से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों के पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर 2-1 बार सिरकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। केंद्रिक संयोजना की विधि से रचित मलबे का यह दृश्य बिना किसी प्रकट संकेत या सूचना के गनी की अनुभूति का बिंब बन गया है। जिन कहानियों में प्रायः कथा वस्तु अपने से कोई गुना बड़े या विस्तृत किसी यथार्थ का बिंब बनाती है, उन कहानी में रूप की संक्षेपण का चरम शिखर या उसकी पूर्ण कलात्मक परिणति होती है। उदाहरण के लिए भीष्म कहानी के अमृतसर आ गया है, निर्मला वर्मा की लंदन की एक रात, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, इस कोटि की प्रसिद्ध कहानियां हैं। इन कहानियों में कथा वस्तु के रूप में विकट और दारुण वैश्विक यथार्थ का मूर्त रूप किया संक्षेपण किया गया है। इनमें राजनीति का शक्ति विमर्श जीवन का मुख्य नियामक तत्व बनकर उभरती है, और राजनीति से विभाजित और लोग भी जिनका कि इस स्थिति को उत्पन्न करने में ना कोई हाथ होता है और ना कोई हिस्सा, वे भी अनायास ही इसका शिकार बन जाते हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। तो गद्य तथा पद्य की भाषा के संबंधों पर प्रकाश डालिए। यद्यपि पद्य को कविता या पर्यायवाची ही माना जाता है, लेकिन पद्य छंदबद्ध भाषा में रचित होती हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि छंदबद्ध भाषा में लिखित सब कुछ कविता हो, क्योंकि शताब्दियों तक भारत में गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन, कृषि तथा लोक व्यवहार आदि तक हर प्रकार का ज्ञान पद्य अर्थात छंदबद्ध भाषा में लिखा जाता रहा है, और साथ साथ कविता में भी छंदबद्ध भाषा ही प्रयोग की जाती है। आज आधुनिक काल में गद्य का प्राधान्य है, फिर भी स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि को गद्य अथवा छंद मुक्त भाषा के साथ साथ कविता में भी लिखी जा सकती है। प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा में गद्य और गद्य को काव्य के 2 भिन्न प्रकार के रूप में माना जाता है। अतः भाषा के उपयुक्त विवेचन के बाद यह आसानी से समझ में आ जाता है कि ऐसा किस कारण से माना गया है। छंदमुक्त या छंदहीन भाषा को प्राय गद्य की श्रेणी में रखा जाता है तथा साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को यद्यपि गद्य की नई विधाओं के रूप में उसका विधिवत आरंभ माना जाता है, लेकिन दीर्घ परंपरा के रूप में गद्य की उपस्थिति भी अनेक शताब्दियों पुरानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी की साहित्यिक परंपरा में सहज ही संस्कृत शामिल हो जाते हैं, और कहानी के अन्य अनेक पिछले रूप जैसे आख्यान, उपाख्यान, कथा ही प्रमुख गद्य रूप माने जाते हैं, और फिर भी खंडकाव्य, महाकाव्य आदि जैसे विशेष प्रबंध रूपों में कविता रूप में भी कहानी कही जाती है। वस्तुतः प्राचीन परंपरा में भाषा के सृजनात्मक व्यवहार को ही काव्य नाम दिया गया है, वह रचना छंदमुक्त रूप में हो या छंदबद्ध रूप में। प्राचीन समय से ही चली आ रही एक सूक्ति है, गद्य कवि नाम निकंप बदंती, गद्य कवियों का निष्कर्ष या कसौटी है, लेकिन वास्तव इसमें इसके मूल स्वरूप को भूला दिया है। काव्य और कविता अर्थात कवि
के भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत यदि इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर इस उक्ति को देखें तो कहा जा सकता है कि कवियों का गद्य निकष है। इसका सीधा अभिप्राय यही माना जा सकता है कि पद्य ज्ञान और शास्त्र के साथ साथ काव्य रचना का माध्यम भी था, लेकिन वह दैनिक जीवन में गैर सृजनात्मक जरूरतों की भाषा के रूप में प्रयुक्त होता था। वो काम इसलिए प्रायः मध्य भाषा करते थे जिसको बहुधा सूचनात्मक रूपी और रसहीन माना जाता था तथा उसमें रचना करना सहज नहीं था। यदि ऐसा भाषा में भी रचनाकार अपने कवित्व को सिद्ध कर देते हैं तो उसकी सृजन क्षमता भी गद्य की कसौटी पर प्रमाणित हो जाती है, जिस आधार पर कवि रचनाकार अपने लेखन से गद्य को भी सृजनात्मक बनाने में समर्थ हो जाता है। अतः उस कवि का गद्य प्राय उस सौंदर्य की कसौटी हुआ करता था। किंतु तब से अब तक समकालीन समय में बहुत कुछ बदल चुका है और कविता में भी अभी छंदयुक्त हो गई है। अधिकांश कविता और गद्यकार की परिभाषा आज इसलिए गद्य की सृजनात्मक संभावनाओं के अनेक मुखी विकास के प्रयास किए जा सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के तीसरे प्रश्न को चलते हैं। कहानी की संवेदनात्मक रचना और भाषाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आधुनिक काल में पूर्व तक वाचिक परंपरा के एक अभिन्न अंग की कथाएं प्रबंधन रचनाओं में अनिवार्य रूप में विद्यमान थी और सामान्यतः आधुनिक कहानी के बाद प्रबंध रचना के काव्य तत्व और कथा तत्वों को एक दूसरे से अत्यंत कुशलतापूर्वक अलग किया गया और इसी के फलस्वरूप कहानी की संवेद को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक को पर्यायवाची एक को यथार्थवादी कहानी कहा जाता है और दूसरे काव्यात्मक रचना की कहानी के रूप में जानी गई है। आगे चलकर इसी विभाजन का पुनः विभाजन हुआ और कहानी को यथार्थवादी और कलावादी कहानियों के रूप में जाना गया। तत्पश्चात पुनः फिर एक और नामांतरण होने से कहानी का स्वरूप सामाजिक और व्यक्तिवादी कहानी के रूप में उभरने लगा। वास्तव में तो कहानी ये सभी नामकरण भ्रामक ही माने जा सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि व्यक्ति के यथार्थ को उजागर एवं व्यंजित करने वाली और संवेदना को तादात्म्य का मुख्य आधार देने वाली इकाई कहानी की संवेदना है तथा जिसका अस्तित्व नहीं है, परंतु उसके माध्यम से ही कोई कहानी मात्र अपने कथ्य को संवेद्य अनुभव के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम होती है। कथा के क्षेत्र में यथार्थवादी साहित्य का एक विशिष्ट आंदोलन है, जीवन को देखने और अभिव्यक्त करने की एक विधि है, लेकिन फिर भी उसमें यथार्थ का यथार्थवादी होना आवश्यक तथ्य है। यथार्थ तथ्य गहराई, सीमित इतिवृत्त, अन्वेषण और अनुसंधान यथार्थ के अनेक धरातल हैं और परिवेश और परिस्थितियाँ इसी यथातथ्य संवेदना का प्रथम तथा महत्वपूर्ण स्तर है, जो कि स्थूल घटनाओं तक आकर भी सीमित रह सकता है, किंतु फिर भी इसे हम यथार्थवादी कहानी के नाम से जानते हैं। एक दूसरे पक्ष अर्थात गहराई का संबंध अंतर मन से है, अतः वह भी यथार्थ का ही एक धरातल है, जबकि विश्लेषण के आधार पर इसे कलावादी कहा जाता रहा है। अतः कहानी के अस्तित्व का पूरा दायित्व शब्दों पर होता है, जो कथानक में काव्यात्मक तनाव और नाटकीयता को सृजित करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को एक मूल रूप प्रदान करता है। कहानी में विद्यमान काव्यात्मकता और उसकी नाटकीयता सृजनात्मक भाषा के दो बुनियादी लक्षण माने जाते हैं, वो चाहे गद्य में विद्यमान हो या नहीं या पद्य में। अतः यथार्थवादी कथा तत्व के साथ ही नाटकीयता और गहराई की संवेदना के
के ही साथ उसकी काव्यात्मकता के साथ घनिष्ठ संबंध होते हैं। दोनों में से किसी एक के या फिर दोनों के मिश्रित समावेश से गद्य अपनी सृजनात्मक भाषा के रूप में चलता है। इसलिए इस यथार्थ का बहिरंग जितना होता है उसे उसी रूप में पकड़ने की लेखक की इच्छा और संकल्प जितना ही प्रतिबद्ध होता है, वही तरल अर्थों वाली व्यंजनात्मक भाषा के बहिरंग अर्थात की भूमि पर भी उतनी ही अनिवार्य होती जाती है। इसीलिए यथार्थवादी कहानी का मूल उसकी सतह में और काव्यात्मक संवेदना से पूर्ण कहानी का मूल गहराई में विद्यमान माना जाता है। हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद युग से ही कहानी के ये दो प्रमुख धाराएं अविच्छिन्न रूप से प्रभावित हो चली है और रही है, और इसी कारण उसे युग में प्रेमचंद की यथार्थवादी और जयशंकर प्रसाद के काव्यात्मक संवेदना के कहानी का प्रतिनिधि रचनाकार माना जाता है। अतः प्रयुक्त दोनों प्रकार की कहानियों की भाषिक संरचना का वर्णित अंतर बताते हैं कि कहानी का एक रूप ऐसा भी होता है जिसमें हम लेखक से प्राप्त कर चुकने के बाद तथा उसके तत्व और अभिप्राय को कोई विशेष हानि किए बिना ही अपने शब्दों में उसे दोबारा उसी के कुछ परिवर्तित रूप में सुना सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार की कहानी ऐसी होती है जिसके विशिष्ट सौंदर्य को पाने के लिए उसके लेखक के ही शब्दों में पढ़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अतः उसका समूचा अस्तित्व उसकी अपनी भाषिक संरचना में ही विद्यमान रहता है तथा इस दूसरी प्रकार की कहानी को हम प्राय काव्यात्मक संवेदना की कहानी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही कविता का मूल स्वभाव है। तो इस तरह से हमने पाठ 6 को भी यहाँ पर समाप्त किया। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जाना यहाँ पर कि कहानी की भाषिक संरचना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इसे बार बार पढ़िए, समझिए, अपने प्रयोग में लाइए। अपने एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली एग्ज़ाम शायद फरवरी तक चली गई, तो आप बहुत समय मिला है आपको पढ़ने के लिए। आप उसे पढ़िए, समझिए, परीक्षा में लिख के अच्छे अंक प्राप्त कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जैसे भी इस महीने 200 का टारगेट है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, आप मुझे मदद कीजिए। जो नए जो व्यूअर है उनसे मैं निवेदन करती हूँ, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत ही खुशी लग रही है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, नमस्ते।